हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग नीट प्रीवियस 32 ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑसिलेशंस, यानी एसएचएम के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम लोग ईयर 2017 से स्टार्ट करते हुए पीछे जाएंगे, मतलब 2017, 2016 एंड सो ऑन, और फिर बाद में जब 1988 तक हो जाएगा तब हम लोग वापस आके 2018, 2019 एंड सो ऑन आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का बहुत बड़ा हो गया तो इसको पार्ट्स में तोड़ देंगे और डिफरेंट पार्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी डाउट पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो आप टाइम स्टैम्प वाले मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज कट इनटू लेंथ्स ऑफ रेशियो 1:2:3, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इस स्प्रिंग को आप 3 पार्ट में तोड़ रहे हो, उनको जोड़ोगे सीरीज में तो वापस वही स्प्रिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द न्यू फोर्स कांस्टेंट K डैश। तो K डैश आपको पता है, K डैश जो होगा K के ही बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग को तोड़ के जो चीज़ मिला है उनको आपस में अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो वापस वही स्प्रिंग मिलेगा। फिर देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन टूटे हुए पार्ट्स को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो वापस ओरिजिनल स्प्रिंग मिल जाएगा, लेकिन पैरेलल में जोड़ेंगे तो नया स्प्रिंग मिलेगा। उस नए स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K डबल डैश है, तो आपसे K डैश और K डबल डैश का वैल्यू पूछा है। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले सोच लो, स्प्रिंग अगर L लेंथ का है, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है, तो अगर स्प्रिंग सोचो L का वैल्यू 6 ले लेते ताकि इजी रहे करना, 3 जो 5 1 6, 6 L ले लेते। ठीक है ना, तो स्प्रिंग मान लो 6 L लेंथ का है ना, तो इसका फर्स्ट पार्ट का लेंथ L हो जाएगा, सेकंड पार्ट का लेंथ 2L हो जाएगा और थर्ड पार्ट का लेंथ 3L हो जाएगा। ठीक है ना, 3 पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, अब याद रखना इसका जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट पता है उससे कंपेयर किया था। ठीक है, तो इसका लेंथ इसके कंपैरिजन में 6 गुना ज़्यादा है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 6 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम स्प्रिंग का पार्ट है तो इसका पार्ट यही है ना, ये क्या इसी का पार्ट है। ठीक है, वैसे इसका लेंथ इससे 3 गुना ज़्यादा है तो ये 3 होगा, मतलब यहाँ पे 6KL है प्रोडक्ट, यहाँ पे 6 आने के लिए यहाँ 3 होना पड़ेगा। ठीक है, उसी लॉजिक से यहाँ 2 होना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो आप जो 3 स्प्रिंग्स में काटे हो ओरिजिनल स्प्रिंग को, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट इस रेशियो में है। ठीक है, इस रेशियो में क्या ये है एग्जैक्टली 6K 3K 2K, अगर ओरिजिनल का K है तो। अगर इनको पैरेलल में जोड़ोगे, ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला, पैरेलल में 1/K वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर ये 3 स्प्रिंग को पैरेलल में जोड़ रहे हैं हम लोग, नहीं सॉरी पैरेलल में तो सिंपली ऐड कर देते हैं, सॉरी, तो K डबल डैश इनको अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 3 9 2 11K, यही होगा ना, क्योंकि पैरेलल में बहुत ही सिंपल है। आप पैरेलल में अगर 3 स्प्रिंग को जोड़ रहे हो तो तीनों का डिफॉर्मेशन सेम रहेगा। ठीक है, अगर पैरेलल में 3 स्प्रिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, आप इस ब्लॉक को जितने से बढ़ाओगे आगे, तीनों स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन भी उतने का आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे K डबल डैश 11K हो गया और K डैश तो K के बराबर है, तो K डैश बाय K डबल डैश हो जाएगा K बाय 11K, यानी 1/11, ऑप्शन बी। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, यानी स्ट्रेट लाइन में एसएचएम कर रहा है जैसे स्प्रिंग ब्लॉक में होता है। व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल है जब उसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है, तो टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है ओमेगा A² माइनस x², ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये होता है ना एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन बोला इक्वल है। कब लेकिन इक्वल है, जब x का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो जब x का वैल्यू x का वैल्यू जब 2 है, तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो a का वैल्यू 3 पुट करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे। ठीक है ना, याद रखना यहाँ पे भी सेंटीमीटर आएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक ओमेगा भी कैंसिल हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, √5/2। तो आपसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा, तो 2π/√5/2 मतलब 4π/√5। A body of mass m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed। तो एक स्प्रिंग है, उसका अपर एंड फिक्स है, लोअर एंड में एक मास m अटैच है। द स्प्रिंग हैव नेग्लिजिबल मास। ठीक है, इसका मास 0 मासलेस स्प्रिंग है। व्हेन द मास m इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड रिलीज, इट ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड्स। तो इसका टाइम पीरियड है 3 सेकेंड्स।
व्हेन द मास एम इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg द टाइम पीरियड बिकम्स 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो नया टाइम पीरियड 5 सेकेंड, तो m का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इतना टाइम पीरियड कब है जब मास का वैल्यू m है, इतना टाइम पीरियड कब है जब मास का वैल्यू m+1 है ना। तो इतने मास के लिए इतना टाइम पीरियड है, इतने मास के लिए इतना टाइम पीरियड है। तो हम टाइम पीरियड मास पे कैसे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए, चाहे स्प्रिंग वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, 2 पाई √m/k, ठीक है। तो फर्स्ट केस का टाइम पीरियड इतना, सेकेंड केस का टाइम पीरियड में इतना आएगा। अब सेम स्प्रिंग है तो दोनों में k यूज सेम ही होगा, ठीक है। दोनों का अगर रेशियो ले तो t/t' इज इक्वल टू m/m+1, ठीक है। t/t' का वैल्यू पुट करो क्वेश्चन के हिसाब से, t और t' है इतना, तो m/m+1, ठीक है। तो हो जाएगा 9m+1 और उधर में 25m, 25 में से 9 गया 16, 16m इज इक्वल टू 9। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/16, ऑप्शन डी। A particle is executing SHM, its maximum acceleration is alpha, ठीक है, and maximum velocity is beta, ठीक है। then its time period of vibration, मतलब टाइम पीरियड पूछा है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, अब एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा है और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है पार्टिकल का, ओमेगा ए, है ना। और मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर है, बीटा के बराबर है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का रेशियो ले हम लोग, दिस बाय दिस करें तो इससे ओमेगा मिल जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू अल्फा बाय बीटा है, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो 2 पाई बीटा बाय अल्फा, 2 पाई बीटा बाय अल्फा, ऑप्शन बी। A particle is executing SHM along a straight line. Its velocity is at distances x1 and x2 from mean position और v1 and v2 respectively. टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। तो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इस फॉर्मूले से मिलता है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा है। तो जब वेलोसिटी का वैल्यू v1 है तब डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन x1 है, और वैसे वेलोसिटी का वैल्यू जब v2 है तब डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन x2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, ओमेगा चाहिए होता है ना, तो यहाँ ओमेगा ही रहेगा हमेशा, ठीक है। ओके, टाइम पीरियड के लिए ओमेगा चाहिए तो ओमेगा निकालते हैं। तो ओमेगा के लिए यहाँ पे क्या अननोन है, देखो आंसर आप देखोगे तो v1 x1 वो सब के फॉर्म में, इसमें कहीं भी आंसर में ए दिख रहा है, एम्पलीट्यूड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इस एम्पलीट्यूड को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से किसी से भी निकाल के किसी दूसरे में पुट कर दो, तो यहाँ पे v1 बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैसे सेकेंड वाला इक्वेशन को v2 बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड को एलिमिनेट करना है तो ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो v1 बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस v2 बाय ओमेगा स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट करने से ये तो गायब हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इतना है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर पता है तो ओमेगा ही पता है हमें, ठीक है। ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 v1 माइनस v2, ऑप्शन D. When two displacements are represented by y1 equal to a sin omega t and y2 equal to b cos omega t are superimposed, the motion is, ठीक है, ये दोनों को सुपर इम्पोज किया गया, ठीक है। आप देख सकते हो इक्वेशन का फॉर्म ऐसा है कि ये वाला पार्टिकल भी y एक्सिस के अलॉन्ग SHM कर रहा है, ये भी y एक्सिस के अलॉन्ग SHM कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो दोनों को अगर सुपर इम्पोज करेंगे भी तो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन ही आने वाला है, ये याद रखना, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो स्ट्रेट लाइन मोशन अगर आ गया है तो वो SHM हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो पता करते हैं SHM है कि नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। तो सुपर इम्पोज मतलब क्या करना, मतलब यही होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल का सम होगा, ठीक है। तो a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सिर्फ ये वाला SHM अगर पार्टिकल पे एक्ट करते रहता तो इतना डिस्प्लेसमेंट होता, ये वाला करते तो इतना डिस्प्लेसमेंट होता। अगर सुपर इम्पोज किए तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो ये कर दिया हम लोग। अब इसको हम लोग किस फॉर्म में कर सकते हैं कन्वर्ट। अब याद रखना हमेशा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी को आप एस एच एम ही बोलते हो, एस एच एम का जनरल फॉर्म है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है एस एच एम है कि नहीं तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होगा, डी वाई बाई डी टी। ठीक है, अब मैं खाली दिखा रहा हूँ कि हाँ एस एच एम है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन याद रखना ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये तो वेलोसिटी होगी। एक्सेलेरेशन के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन, और साइन का तो प्लस ओमेगा कॉस रहेगा, तो पहले से माइनस साइन है तो माइनस तो रहेगा ही। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी, लेकिन ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी तो वाई है, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, और अपोजिट टू इट है क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट। ठीक है, तो पॉइंट ये क्या है कि ये भी एक एसएचएम है, कारण ये बिकॉज ये कारण है। ठीक है, क्योंकि एसएचएम का डेफिनेशन ही यही होता है, एसएचएम के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, और या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट भी रहेगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हाँ है। अब तो वैसे 3 ऑप्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले। अब एम्पलीट्यूड बताना है हमें। ठीक है, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका मैक्सिमम वैल्यू, अगर एसएचएम है तो एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू। तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जब भी आपके पास कोई फंक्शन है इस फॉर्म का, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, याद रखना दोनों एंगल सेम है तो दोनों को थीटा बोल सकते हैं। तो ए साइन थीटा बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास 5 कॉस थीटा है प्लस 9 साइन थीटा है, तो इस चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इतना, और मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस साइन पुट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में द ऑसिलेशंस ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, एक्स है डिस्प्लेसमेंट टाइम टी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज करेक्टली द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम। ठीक है, तो आपके पास जो ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, ठीक है, तो इसका अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम का, ठीक है, तो इस कॉस है, कॉस तो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो कॉस का एक साइकिल बना लिया हम लोग, ये कॉस का एक साइकिल है। ठीक है, अब याद रखना है एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ रहता है, एक्सेलरेशन तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहेगा। ठीक है ना, ओके, और प्रोपोर्शनल भी रहता है उसके। ठीक है ना, तो जैसे एक्सेलरेशन एक्स का ऐसा वैल्यू है तो एक्सेलरेशन तो आपको पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर यही रहेगा, तो सेम फंक्शन ही आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। मतलब जब ये पॉजिटिव मैक्सिमम रहेगा तो ये नेगेटिव मैक्सिमम रहेगा। ठीक है ना, तो जो इसका एक्सेलरेशन रहेगा, जैसे ये पॉजिटिव मैक्सिमम है तो सपोज एक्सेलरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इतना है। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में आपका एक्सेलरेशन वाला ग्राफ रहेगा। ठीक है, ब्लैक वाला एक्सेलरेशन है और ये वाला डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देख लो ऐसा ग्राफ किस में आ रहा है, नीचे से नेगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट होके, अगर इसका वैल्यू भी पुट करना है तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड है ना, और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट होना है, नेगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, a particle of mass m oscillates along x-axis along the according to this equation nature of graph between momentum and displacement is। तो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ पूछा गया आपसे। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ पूछा गया, तो मोमेंटम का फंक्शन निकालते हैं। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, ये होता है ना, तो मोमेंटम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन मिल गया, ये मोमेंटम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अगर ये अभी तक अजीब लग रहा है तो ऐसे सोचो इसको,
दिस प्लस दिस इज इक्वल टू इतना, ठीक है। ये मोमेंटम और ये डिस्प्लेसमेंट है ना। अब ऐसा टाइप का ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं इसको, एलिप्स, ठीक है। ये वाला ग्राफ कैसा रहेगा, एलिप्स का ग्राफ है, मतलब ये उस फॉर्म का ग्राफ है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आई बात। इसको उस फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ये आपका, मुझे पता है आप बायो के स्टूडेंट्स हो, तो मैं अल्टीमेटली यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये क्योंकि एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो ये उस फॉर्म का है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जहाँ पे बी और ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्म का इक्वेशन का नाम ही होता है एलिप्स, ठीक है। ये आपको पहले से पता है, इसका ग्राफ एलिप्टिकल, मतलब थ्योरी में पढ़े होंगे एलिप्टिकल होता है, अगर याद है तो डायरेक्टली एलिप्स पुट करो, और एलिप्स क्यों होता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट एसएचएम, ठीक है। तो कौन कौन सा फंक्शन एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, चाहे कोई भी कोफिशिएंट हो सामने में, +5 -10, यहाँ पे है +1 -1, ठीक है। तो ये तो एसएचएम होता ही होता है ना। मैं बोलना चाहता हूँ ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, दिस इज ऑलवेज एसएचएम, चाहे ए और बी का कुछ भी वैल्यू हो। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -1 है। देखो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा फॉर्म, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू -20, ए का वैल्यू 50, बी का वैल्यू 100, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो एसएचएम है ना। ये तो एसएचएम होता ही है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस कोई कांस्टेंट, है ना। इस यहाँ पे फेस कांस्टेंट 0 नहीं है, बस एसएचएम ये भी है, ठीक है। तो ये दोनों तो एसएचएम है 1 और 3, है ना। तो जिसमें इसमें 1 और 3 होगा उसको तो मारेंगे। तो ओनली 1 ओनली 4 डज नॉट रिप्रेजेंट, तो 1 एंड 3 वाला ऑप्शन ये है, ठीक है। और एक सेंस में ये भी है, क्योंकि इसमें भी कहीं बोला नहीं जा रहा 1 और 3 में कोई नहीं है ना। तो अब चेक कर लेते हैं 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं एसएचएम, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन ये है, इसको अगर डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी निकालने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस 2, सॉरी ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट, टी का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 हो जाएगा, ठीक है। 2t ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये वेलोसिटी होगी, एक्सेलेरेशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा का डिफरेंशियल 0 और इसका हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो एक्सेलेरेशन एक कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर दिस इज नॉट एसएचएम, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं आता है एसएचएम में, ठीक है। एक्सेलेरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आता है, ठीक है। तो ये तो एसएचएम नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा अपने पास सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 particles are oscillating along 2 close state parallel lines side by side with the same frequency and amplitude, ठीक है। तो सपोज इस लाइन पे एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और इसके बगल में एक और लाइन है, इसमें भी एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इसलिए लाइन सेगमेंट्स का लेंथ सेम है, दोनों का मीन पोजीशन लाइन सेगमेंट्स का मिड पॉइंट पे होगा और फ्रीक्वेंसी सेम, मतलब टाइम पीरियड भी सेम होगा, ठीक है। तो दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड तो इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका हाफ ले लो, ये है डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेन पोजीशन से नापते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है a/2 है, ठीक है। इसके लिए भी a/2 होना चाहिए ना, और दोनों पास करें एक दूसरे को, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये अगर इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। ये लेंथ कितना है, a/2 है। समझ में, यही क्वेश्चन में बोला गया है, तो उनका फेज डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तब इसको सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है एसएचएम मतलब सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन अलोंग ए डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, ये सर्कल इसी एसएचएम को करिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। ये इससे मैच करेगा, यहाँ पे ये इससे मैच करेगा, ठीक है ना। तो एक पार्टिकल, इसका नाम अगर 1 रख दे, इस पार्टिकल का नाम 2 रख दे, तो 1 भी सर्कल में घूम रहा है, 2 भी सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। और दोनों का परछाई हम लोग देखेंगे ऑन दिस लाइन अलोंग ए डायमीटर, है ना, ठीक है। तो ए जब यहाँ पे है, ठीक है, जब तो पार्टिकल 1 जब यहाँ पे है तो सर्कल में कहाँ पे होगा, या तो यहाँ मान लो या तो यहाँ मान लो, कहीं मान लो, ठीक है ना। पार्टिकल 1 यहाँ पे और इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल 1 का परछाई देख लेना यहाँ पे है, और अगर परछाई इस तरफ जाएगा तो इसको इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ओमेगा ऐसे है, और पार्टिकल 2 इस तरफ जा रहा है ना, ठीक है।
है ना। तो पार्टिकल 2 ये देख लो, पार्टिकल 2 अगर यहाँ है तो इसका परछाई यहाँ पे गिरेगा, और पार्टिकल 2 अगर इधर जा रहा है तो परछाई इसका इधर जा रहा होगा, ठीक है। वैसे पार्टिकल 1 यहाँ पे तो इसका परछाई भी यहाँ पे गिरेगा, लेकिन पार्टिकल 1 इधर जा दो, पार्टिकल 1 का परछाई इधर जाएगा, ठीक है ना। परछाई इधर जाता है उसको एसएचएम बोलते हैं। तो ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये एसएचएम हो गया, वैसे ये परछाई इधर जा रहा है तो ये भी एसएचएम हो गया, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। तो इनके बीच का एंगल कितना है, अब ध्यान देना, ये चीज़ है a/2, ये चीज़ है a, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा a/2 डिवाइडेड बाई a, क्योंकि ये तो 90 है ना, यानी हाफ, यानी थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है। तो आपको इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताना। फेज डिफरेंस मतलब यही तो, ऐसे इससे तो सर्कुलर मोशन से इतना आसान होता है। फेज डिफरेंस मतलब यही इनके घूमने में कितना एंगल का फ़र्क है, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये भी a/2 है, ये a है, एंड सो ऑन। तो इनका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई का, 2 थीटा का मतलब, यानी 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 12 तिया 2 पाई बाय 3 रेडियन, है ना, 2 पाई बाय 3 रेडियन, ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल करेस्पॉन्ड्स टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एसएचएम है कि नहीं, तो पहले पावर को रिड्यूस करो, क्योंकि एसएचएम में ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी उस फॉर्म का ही रहता है ना। तो साइन या कॉस, पावर 2 नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो पावर रिड्यूस करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करो, साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का बदली क्या है, ओमेगा टी है ना। थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, ओमेगा टी। तो यहाँ पे थीटा का बदली ओमेगा टी पुट करेंगे तो यहाँ भी ओमेगा टी पुट करना पड़ेगा, ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो x इक्वल टू a/2 माइनस a/2 कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो बस हो तो गया एसएचएम, ये x माइनस a/2 इज इक्वल टू माइनस a/2 कॉस 2 ओमेगा टी, यही तो एसएचएम है। कैसे पता, सम कांस्टेंट इनटू कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी, उस फॉर्म का तो एसएचएम तो रहता ही है, ठीक है। और इधर में जो भी है ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होगा, यानी इससे भी पता चल रहा है यही मीन पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं ये पूछ रहा है। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है, और इसका ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2 ओमेगा, ठीक है। जो भी टी का कोफिशिएंट है उसको ओमेगा बोलते हैं ना, तो टी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 ओमेगा, ठीक है। तो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, फ्रीक्वेंसी पूछा गया ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 2 ओमेगा है, तो ये ओमेगा बाय पाई हो जाएगा। तो ओमेगा बाय पाई फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन सिर्फ 1 है, ठीक है। एसएचएम तो है और फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा बाय पाई, ठीक है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज टी। इफ along with it another mass m is suspended, the time period will now be। तो टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग ब्लॉक के लिए इतना, ठीक है। सेकेंड केस का टाइम पीरियड पूछा है आपसे, तो सेकेंड केस में मास कितना है 2m, फर्स्ट केस में मास m है, सेकेंड केस में मास 2m है, क्योंकि एक और मास लटका दिए, ठीक है। सेम स्प्रिंग है तो सेम के यूज़ करेंगे, इसका रेशियो ले लो, t/t डैश इज इक्वल टू 1/2। तो t डैश क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स t, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इक्वल टू 0 विथ एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू a/2, ठीक है। तो आपसे स्पीड पूछा है डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। तो आपको बोल दिया गया है टाइम पीरियड के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में। तो आपसे स्पीड पूछा है एक x पे, तो स्पीड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ x तो ऐसे निकालते हैं ना, ठीक है। तो x का वैल्यू a/2 पुट कर दो, x का वैल्यू कितना है a/2, ठीक है। तो ये 3√3/2 ओमेगा a, तो स्पीड का वैल्यू कितना है √3/2 ओमेगा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन उस फॉर्म का नहीं, ओमेगा नहीं है कहीं भी ऑप्शन में, ठीक है। ए तो है, मैं स्मॉल ए को कैपिटल लिख रहा हूँ, ऑप्शन में कहीं भी ओमेगा नहीं, तो ओमेगा को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो 2 कट गया, तो √3 पाई a बाय टी, √3 पाई a बाय टी, ऑप्शन सी। Which one of the following equations of motion represents
सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के सामने एक नेगेटिव कांस्टेंट आना चाहिए, नेगेटिव कांस्टेंट। माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है? एक नेगेटिव कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम नेगेटिव कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू सम नेगेटिव कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो सही है, ठीक है। ए कोई कांस्टेंट हो भी तो एक्स प्लस ये तो एक्स तो वेरिएबल है ना, तो ये पूरा चीज़ एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज सम नेगेटिव कांस्टेंट इनटू, कैसे पता है नेगेटिव कांस्टेंट है? क्योंकि के पॉजिटिव है, क्वेश्चन ने बोल दिया है ना, वेयर के नॉट के वन ए आर ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक्सेलरेशन इज नॉट नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं हो सकता। ये चीज़ कैसा है? एक्सेलरेशन इज सम नेगेटिव कांस्टेंट है कि इसको देखते हैं उस फॉर्म में लिख पाते हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो टर्म्स का सम है, हमें तो एक ही टर्म चाहिए इधर में। तो माइनस के नॉट तो एक्स प्लस के वन बाय के नॉट एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्म का आएगा ना, ठीक है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, या लिख सकते हैं क्या? देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैथ्स लगेगा। वैसे आप तो एग्ज़ाम में आपको एक मिल गया तो उसको लगा के चल जाना, लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं तो, और तो इसको एक तरीके से वेरीफाई कर ले रहे, लास्ट वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अगर एक्सेलरेशन इस फॉर्म का है तो इसको आप के वन एक्स स्क्वायर माइनस के नॉट एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? के वन अगर कॉमन ले ले तो ऐसे, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस के नॉट, हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, हाँ इतना तो आ जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म भी आएगा, ठीक है। थोड़ा मैथ्स कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये उस फॉर्म का आ ही नहीं पा रहा है जिस फॉर्म को हमें चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और मीन पोजीशन का प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है। डायरेक्टली आप इतना नहीं भी करके, अगर आपको सिंपल मेथड में समझना है तो ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे x को कॉमन ले लो, ठीक है। x को कॉमन लिए तो माइनस के नॉट बचा है प्लस के वन एक्स बचा है, ठीक है। तो आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स में तो लिख दिया आप, ये डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट कांस्टेंट। सिंपल, ये बेस्ट तरीका है, इससे जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। एक्स के अलावा जो भी चीज़ होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सिर्फ सही है यहाँ पे, ठीक है। याद रखना एक्स प्लस ए कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। कांस्टेंट तो इसको देखना, मतलब यहाँ पे एक चीज़ वेरिएबल चाहिए, यहाँ भी एक चीज़ वेरिएबल चाहिए। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ये नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। टू SHMs of angular frequencies 100 and 1000 have the same displacement एम्पलीट्यूड, ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। तो रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है? मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो पहले वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दूसरे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो एम्पलीट्यूड सेम है, तो खाली ओमेगा वन बाय ओमेगा टू का स्क्वायर, ओमेगा वन बाय ओमेगा टू का स्क्वायर मतलब 1/100, ठीक है, ऑप्शन डी। A particle executes SHM with amplitude A, period of oscillation is t, minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position is, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है ना, इससे आपको हाफ एम्पलीट्यूड कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाना है, मान लो उस तरफ भी जाएगा तो उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। और मिनिमम क्यों बोला गया है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बोला गया है ना। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ से घूम के वापस यहाँ आए, तब भी तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही है। तो मिनिमम बोलेगा तो मतलब जब ये पहले बार पहुँचेगा तभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करते करते यहाँ पहुँचा, तो इतना लेंथ कवर करने में जो टाइम लगेगा वही मिनिमम टाइम होगा, ठीक है। तो ये तो ईजी है, ये a/2 है ना। तो अगर आप सर्कल के फॉर्म में सोचो तब तो सबसे आसान है करना, ठीक है। तो वही इसको सर्कल बना दो यहाँ पे एक, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ पे है तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ पे है, और जब आपका SHM वाला पार्टिकल यहाँ पहुँचा तब सर्कुलर मोशन वाला यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन वाला यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इतना एंगल कवर किया है,
ठीक है, ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग, हाँ निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेंथ पता है हमें, ये लेंथ कितना है, a/2 है। ठीक है ना। देखो यहाँ से कैसे निकलेगा एंगल। सपोज इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है, ये तो a/2 है, ये a है ना, ये a/2, ये a, तो cos थीटा फिर से आपका a/2 डिवाइडेड बाई a, मतलब हाफ क्या होता है, cos 60 के बराबर। तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन, है ना। ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कितना एंगल कवर किया, 30 डिग्री। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, कितना टाइम लगेगा, एक चक्कर लगाने में t टाइम लगता है। ठीक है, तो ये ओमेगा के स्पीड से कवर कर रहे हो, तो उसका यहाँ पे एंगल कितना कवर किया है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन, π/6 रेडियन। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, π/6 ओमेगा। यही तो, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है ना, सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कितने से घूमता है, ओमेगा से घूमता है, तो उसको 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो एंगल कवर डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो π/6 ओमेगा, है ना। अब टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो π/6 ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा को बदली यहाँ से 2π/t लिख दो, ओमेगा को बदली 2π/t लिखो, तो पाई कट गया, तो t/12 हो गया। ठीक है, तो t/12 ऑप्शन बी, है ना। जिसको ये मेथड समझ में नहीं आया उसके लिए x = a sin ωt। ठीक है, तो देख लो t = 0 पे कहाँ पे हो, मेन पोजीशन पे। t को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, t = 0 पे। ठीक है, यहाँ पे किस टाइम पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, a/2 a sin ωt। यहाँ पे t का वैल्यू t है मान लो। ठीक है, तो यहाँ से a से a गया, तो sin ωt = हाफ आया। ठीक है, अब ωt 30 डिग्री या 30 का कोई भी वो मल्टीपल, जैसे मल्टीपल मतलब वो सब फॉर्म्स जिसमें हाफ आता है। ठीक है, तो 30 डिग्री पे आता है, 180 - 30 पे भी आता है ना, साइन तो पीरियोडिक होता है ना। ठीक है, तो हम लोग को लेकिन मिनिमम वैल्यू ऑफ t चाहिए, तो हम लोग 30 लेंगे, तो ωt = 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन, तो टाइम हो जाएगा π/6 ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा का वैल्यू 2π/t, तो ये t/12 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन वाइज ये सेकेंड मेथड है। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड ये है और ज्योमेट्रिक मेथड ये है। अ मास ऑफ 2 kg इज पुट ऑन ए फ्लैट पैन अटैच टू ए वर्टिकल स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक है, ये एक पैन के ऊपर रखा गया है। ठीक है, पैन याद रखना स्प्रिंग से अटैच है, लेकिन ब्लॉक अटैच नहीं, ब्लॉक सिर्फ कॉन्टैक्ट में। ठीक है, मतलब ब्लॉक को उठा सकते हो, इससे अलग कर सकते हो आराम से, लेकिन पैन अटैच है। ठीक है, द मास ऑफ द स्प्रिंग एंड द पैन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, पैन का मास 0 है, पैन के ऊपर जो ब्लॉक है उसका मास सिर्फ है, बाकी किसी का मास नहीं है यहाँ पे। वन प्रेस स्लाइटली एंड रिलीज द मास एग्जीक्यूट सिंपल आर इन मोशन, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज इतना, व्हाट शुड बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन सो दैट द मास गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पैन। ठीक है, ओके, जब ये मास ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, जब ये मास ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, तो इसको कौन दे रहा होगा एक्सेलेरेशन, स्प्रिंग ही तो दे रहा होगा, क्योंकि मास के ऊपर से 2 ही फोर्स है, mg डाउनवर्ड। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स ऊपर भी लग सकता है, डाउनवर्ड भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्प्रिंग कैसा है। ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा होगा तो कंफर्म बात है, mg तो प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो स्प्रिंग फोर्स ही कर रहा होगा। ठीक है ना, तो ऊपर जाते वक्त तो स्प्रिंग जितना ऊपर जाएगा ब्लॉक भी उतना जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंस्टेंट है यहाँ पे, है ना। लेकिन नीचे आते वक्त अलग चीज़ है, नीचे आते वक्त क्या है, नीचे आते वक्त ये ब्लॉक है। ठीक है, और ये मान लो पैन है, पैन को थोड़ा अलग बना रहा हूँ मैं, ये पैन है। ठीक है ना, पैन याद रखना ऐसे कर रहा है, पैन क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, क्योंकि पैन इज अटैच टू स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग ऐसे करेगा, पैन भी, मतलब स्प्रिंग का जो भी मास अटैच रहता है ऐसे कर रहा है। ये ब्लॉक तो अटैच नहीं है, ठीक है, ब्लॉक खाली रखा ही है। ठीक है, तो अभी नीचे जा रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इमेजिन करो, हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, एक एक्सट्रीम पोजीशन होगा। एसएचएम जो कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, लोएस्ट पॉइंट भी एक एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट एक एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन में एसएचएम का एक्सेशन कितना होता है, ω² टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ऑफ कोर्स हाईएस्ट पॉइंट है, मीन पोजीशन तो बीच में कहीं होगा, तो ω² टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, ये ब्लॉक है ना। अगर ब्लॉक इसके साथ मूव कर रहा होगा तो ब्लॉक का एक्सेशन भी कितना होगा, ω²। समझ में आ रही बात, ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ हाईएस्ट पॉइंट पे।
ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे ये भी है, हाईएस्ट पॉइंट पे ये भी है। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो mg डाउनवर्ड होगा, ठीक है, ब्लॉक पे mg तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है ना, और स्प्रिंग फोर्स भी डाउनवर्ड लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे स्प्रिंग जो अपना होगा, अपना क्या बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि अपना नेचुरल लेंथ से एक्सटेंडेड हो, कंप्रेस्ड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जनरल मतलब ऐसा फॉर्म लिख सकते हैं, एफ एस को ऊपर भी मान सकते हो आपका मन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो लेकिन डाउनवर्ड होगा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एफ एस बाय एम। यही लिखेंगे ना, एम जी प्लस एफ एस बाय एम, ठीक है, ओके। अब ये चीज़ सही है क्या, नहीं, कारण क्या है, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स लगा ही नहीं सकता। ब्लॉक के स्प्रिंग कांटेक्ट में है क्या, नहीं, ब्लॉक के कौन कांटेक्ट में, यहाँ पे पैन कांटेक्ट में, पैन क्या लगा सकता है, नॉर्मल लगा सकता है, ठीक है ना, तो पैन ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगा, तो नॉर्मल कौन लगा रहा है, पैन लगा रहा है, ठीक है, और एम जी कौन लगा रहा है, ब्लॉक पे अर्थ लगा रहा है ना। तो आपको अगर एक्सेलरेशन लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो यहीं से आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जब नॉर्मल ज़ीरो, वो कब होगा, जब नॉर्मल ज़ीरो। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, उसके लिए नॉर्मल क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो रहेगा, तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, जी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू जी हो सकता है, समझ में आ रही बात, यानी नीचे आते वक्त जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे जब होगा, जब वो लोग नीचे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इस ब्लॉक का मैक्सिमम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है, जी, और पैन का एक्सेलरेशन कितना है, इतना है। तो दोनों एक साथ तभी रहेंगे जब पैन का जो एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन इक्वल टू इसका मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आई बात, या ये इसके इक्वल होगा तब, ये इससे कम भी होगा तब प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा रेट से नीचे जाएगा, ये कम रेट से नीचे आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो सकता है क्योंकि दोनों को इस तरफ जाना है ना, ठीक है। तो ये तेज़ी से चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स ये तेज़ी चल रहा है, धीरे चल रहा है, अल्टीमेटली दोनों टच में रहेंगे, है ना। लेकिन अगर ऊपर वाला स्लो चल रहा है, नीचे वाला फास्ट चल रहा है, तब टच में नहीं रहे। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट विल ब्रेक इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा अगर एक्सेलरेशन ऑफ पैन एट हाईएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पैन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा, जी डाउनवर्ड, ठीक है ना। देन मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एट हाईएस्ट पॉइंट, तो ये है ओमेगा स्क्वायर ए इज ग्रेटर देन जी, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है उसका, जी है, ठीक है ना। समझ में आई बात, मतलब मैं अल्टीमेटली ये बोलना चाहता हूँ, ब्लॉक का अगर मैक्सिमम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी है तो पैन जो है इसका एक्सेलरेशन जी या जी से कम होना चाहिए, जी से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ज़्यादा हुआ तो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मस्ट बी ग्रेटर देन, कॉन्टैक्ट विल ब्रेक, ठीक है, विच एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, जी का वैल्यू तो 10 है, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा कैसे निकालते हैं, ओके ओमेगा तो दिया नहीं रहेगा, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के बाय एम, है ना। के कितना है अपने को, के 200 दिया है, मास कितना है 2, तो के 200 है, मास है 2, तो ओमेगा स्क्वायर का बदली 100, ठीक है। तो 0.1, तो व्हेन एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर कॉन्टैक्ट विल ब्रेक, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट विल नॉट ब्रेक व्हेन एम्पलीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू 0.1, ठीक है ना, यानी कॉन्टैक्ट विल नॉट ब्रेक इफ एम्पलीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू 0.1, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, 10, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे सर आप मैक्सिमम बोले, यहाँ तो मिनिमम लिखा है, लेकिन ये लोग मिनिमम क्यों लिखा है, लोग डिटैच करवाना चाहता है, ठीक है, डिटैच करना चाहता है, सेपरेट करवाना चाहता है, सेपरेट करना चाहेगा तो वही बाउंड्री केस ले लेंगे 10, है ना। हम लोग को पता है 10 से कम रहेगा या बराबर रहेगा तो डिटैच नहीं होगा, 10 से जैसे ज़्यादा होगा डिटैच हो जाएगा, तो 10 से जैसे ज़्यादा भी हो बोलेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, 10.00001 पे डिटैच हो रहा है तो उसको भी ऑलमोस्ट 10 बोल सकते हैं, ठीक है।
द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज़ ए काइनेटिक एनर्जी इतना, द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कोई पार्टिकल SHM कर उसका काइनेटिक एनर्जी एज फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एज फंक्शन ऑफ टाइम है k नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही टोटल एनर्जी होता है, या पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वही टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, के नॉट, क्योंकि कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगा। ठीक है, तो के नॉट, तो के मैक्स का वैल्यू इतना है, तो टोटल एनर्जी आपका के नॉट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी यानी सेकेंड वाला पार्ट के नॉट, सेकेंड वाला पार्ट के नॉट, तो यही दोनों, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल होता है। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल का मैक्सिमम, तो काइनेटिक का मैक्सिमम कितना है, के नॉट है, तो वही पोटेंशियल का ही मैक्सिमम होगा।